नमस्कार। मैं नंदन पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं आप सभी बच्चों का आचार्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ तथा यूपीएससी पेपर सेकंड, ठीक है, यूपीएससी मेंस का सेकंड पेपर और पेपर सेकंड में जितना भी होगा वो, और यूपीएससी मेंस सेकंड प्लस पीटी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप तथा ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं इस इंस्टीट्यूट में। और इस क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि राज्य होता क्या है, राज्य के तत्व क्या होते हैं। नेट जेआरएफ का पहले एक बार मैं सिलेबस आपको एक बार एनालिसिस कर लूंगा। उसके बाद मैं जैसा कहेंगे उसी अकॉर्डिंग मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, राज्य के तत्व क्या होते हैं, परिवार कैसी संस्था है, अरस्तु के सिद्धांत, प्लेटो के सिद्धांत, सोक्रेट्स के सिद्धांत, मैकियावेली के सिद्धांत, ये मैं आपको आज एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो मैं पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड नेट जेआरएफ के लिए मैं आपको ये कोर्स, आज का जो वीडियो होगा, ये नेट जेआरएफ, यूपीएससी पेपर मेंस सेकंड पेपर के लिए तथा पीटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ऑप्शनल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट और बेनिफिशियल क्लासेस होंगी आप सभी बच्चों के लिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना जब शुरू करते हैं तो एक बार आप कहेंगे, मैं सिलेबस एक आपको दिखा देता हूँ, मैं सिलेबस का पैटर्न क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा सिलेबस। तो पहला जो होता है बेटा, इसमें जो होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। यह है एंसेंट, यह है मिडेवल और यह है मॉडर्न। एंसेंट में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहला सोक्रेट्स, ठीक है, सुकरात से कहा जाता है सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। ठीक है, मिडेवल में हम लोग पढ़ते हैं मैकियावेली, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, कॉर्ल, ये सभी के सभी जो हैं वो मिडेवल में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आ जाते हैं। एंड मॉडर्न में जो है वो है जे एस मिल, उसके बाद कार्ल पॉपर, आइजिया बर्लिन, ये मार्क्स, ये सभी के सभी जो हैं ये आधुनिक में आ जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। सेकंड चैप्टर जो है इसका वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसको भी हम लोग तीन भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। प्राचीन में जो आ जाता है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शांति पर्व ऑफ महाभारत, जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो आते हैं हस्तिनापुर, पांडव का पीस एग्रीमेंट लेते हुए। शांति पर्व ऑफ क्या, महाभारत का शांति पर्व नंबर 1। उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो मध्यम निकाय और दिग्घ निकाय में उन सभी सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया। उसके बाद इन सिद्धांतों के अपार्ट फिर हम लोग चाणक्य के सिद्धांत, मनु के सिद्धांत, शुक्राचार्य की नीति, ये सभी जो है राज्य के सिद्धांत यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। किसमें, एंसेंट में, यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में। मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो होगा वो यहाँ पे होगा इस्लामिक स्टेट थ्योरी, इस्लाम का जो स्टेट थ्योरी है जिसमें जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल का सिद्धांत, मुगल अंपायर का एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था अबुल फजल, उसका हम लोग पढ़ेंगे। बर्नी जो है वो मुगल नहीं, दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन माना जाता है और उसका सोर्स ऑफ जो है बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। एंड मॉडर्न में आ जाएंगे बेटा हम लोग। मॉडर्न में क्या होगा, सर सैयद अहमद खान,
जयप्रकाश नारायण, गांधी, नेहरू, एम एन रॉय, अरविंदो, ये सभी के सभी जो हैं वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ये मॉडर्न में आ जाएंगे, मेडावल में इस्लामिक स्टेट्स आएगा, और एंसेंट में जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो होगा वो होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा हम लोग तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक्चुअली में होते क्या हैं, इसकी परिभाषा को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है उसे कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी उसे कहा जाता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट होगा आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। 6 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, छठा पॉइंट जो होगा आईजीपी के बाद, उसके बाद होगा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट या थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो छठा होगा। 7th पॉइंट जो होगा वो होगा क्या, 7th पॉइंट जो होगा वो होता है, इसको पॉलिटिकल थ्योरी बोल सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे 5th लिखना था, मुझे 5th लिखना भूल गया, मैंने 6 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं 5th कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ मैं। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो है पब्लिक एडमिन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और 7th टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं नेट, जेआरएफ एंड सिविल सर्विसेज के लिए। तो सिविल सर्विसेज में इतना डेप्थ नहीं पूछता है, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछता है, पर मैं तो इन सब का एक मास्टर हूँ, मैं इन सब को पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से, व्याख्या सहित इसका एक एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूंगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हकीकत में क्या, अब अगला उद्देश्य क्या है हमारा। तो सुकरात जो है, सुकरात के अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, ज्ञान होता क्या है, नॉलेज, व्हाट इज अ नॉलेज। नॉलेज है क्या, ज्ञान का स्रोत क्या होना चाहिए। तो ज्ञान का स्रोत जो होता है अलग अलग सिद्धांत पे अलग अलग माने जाते हैं। ज्ञान है क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन यूनान में या प्राचीन समय में जो जो समाज में शिक्षा का प्रसार होता है, त्यों त्यों क्या होता है कि वो जो अंधविश्वास हैं या ऐसी चीज़ जिस पे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो है उसमें लोग प्रश्न उठाने शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो ये जो है ना, ये पूर्ण रूप से तकनीक और विज्ञान पे आधारित है। यदि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, यह विज्ञान व तकनीक पे नहीं, ये भगवान के द्वारा ऐसा किया गया, ये भगवान के द्वारा ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये बोले क्या कि मैं जो हूं वो भगवान का एक पुत्र हूं, भगवान का बेटा हूं, तो उस सिद्धांत को हम लोग कहते थे राजा का देव्य सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप। ठीक है, डिवाइन थ्योरी, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते चलूंगा। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजा का दैवीय सिद्धांत इसे कहा गया, राजा का दैवीय सिद्धांत। अब राजा का जो दैवीय सिद्धांत है, यानी कि प्राचीन यूनान में और भारतीय इतिहास में भी ऐसी बातें हैं कि राजा अपने आप को भगवान का पुत्र मानता था, और भगवान का पुत्र है तो बहुत बार बाइबल में, कुरान में, और एक चीज और मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप, क्योंकि हम और आप जो हैं एक ऐसे अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हमारी समझदारी ही हमारा ज्ञान और विवेक से काम लेना चाहिए। कभी भी हमें इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे हम, ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए जहाँ पे कोई वैज्ञानिक रूप से उसे सिद्ध ना किया जा सके, ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ना किया जा सके हम उसको ज्ञान का स्रोत नहीं मान सकते। और प्रूवन जब तक हमारे पास अनुभव के आधार पर जो बातें नहीं होंगी हम उसे कभी ज्ञान का स्रोत नहीं मान सकते। तो सबसे पहली बात है कि जब भी कभी यहाँ पे मैं वेदों की बातें या कुछ ऐसे पुस्तकों की बातें, कुरान की बातें या बाइबल की बातें बोलूँगा, तो ये आप मान के चलिएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये वैज्ञानिक तर्क के आधार पर है, ये यहाँ पे कोई हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए।
तो बाइबल में ये बात लिखा हुआ है क्या, कि गॉड ने एडम और ईव को, ध्यान दीजिएगा, गॉड ने एडम और ईव को धरती पे फेंका। तो सिंपल सी बात है, बाइबल की रचना जो हुई वो जीसस की मृत्यु के बाद या जीसस के जन्म के बाद हुई। तो जीसस जो थे आखिर वो तो कोई व्यक्ति रहे होंगे, और जीसस का जन्म एक स्त्री के गर्भ से हुआ होगा। और जब किसी स्त्री का गर्भ से हुआ होगा, यानी कि मेरा भी जन्म अगर हुआ तो डेफिनेटली किसी स्त्री के गर्भ से हुआ। और स्त्री के गर्भ से का तात्पर्य है कि वहां पे पुरुष की सहायता जरूर ली गई होगी। एक स्त्री और पुरुष के संयोग से ही क्या होता है, वहां पे संतान की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ, बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो विश्वास से परे है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जो कभी संभव हो नहीं सकता। तो बाइबल में एक जगह ये लिखा हुआ है कि जीसस के जन्म के बाद ही बाइबल को लिखा गया। बाइबल को हिब्रू भाषा में लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। हिब्रू इजराइल में भाषा अभी भी बोली जाती है। तो जब वो हिब्रू भाषा में वो किताबें लिखी गई तो लिखने वाला कोई व्यक्ति ही रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान से ऊपर से नीचे टपक गया आ गया, ऐसा संभव हो नहीं सकता, और ऐसा आज तक पॉसिबल हो नहीं सकता। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो या तो झूठ बोल रहा है या समाज को भ्रमित कर रहा है। तो बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि ऊपर से आदम और ईव को, एक स्त्री थी और एक पुरुष था, गॉड ने उसको जमीन पे फेंका। अब जो तर्कशास्त्री जो होते हैं, ध्यान देखिएगा, तर्कशास्त्री वो पूछेगा ना कि जब आदम और ईव को जब फेंका गया तो क्या आपने देखा था क्या? आपको कैसे पता चला कि गॉड ने जो है आदम और ईव को, वही दो व्यक्ति थे जिसको धरती पे फेंका, वहीं पे फेंका? ये सभी चीज अगर तर्कपूर्ण बातें अगर बात की जाए तो संभवतः जो व्यक्ति, मान के चलिए अगर मैंने कोई किताब लिखा तो मैंने जो अपनी जिंदगी में जो देखा होगा वो तभी तो लिखूंगा मैं। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता कि मैंने बिना देखे कोई बातें बोल दी होंगी। तो उस समय जब बाइबल में ये बातें लिखी गई तो बाइबल को लोगों ने क्या मान लिया, सत्य मान लिया, और यह भगवान का एक वक्तव्य मान लिया गया। तो ठीक कुछ सौ साल बाद, तकरीबन 1200-1300 साल बाद क्या हुआ, 9वीं शताब्दी के आसपास बाइबल का ही एक तरीके से कार्बन कॉपी है, उसे कुरान कहते हैं। कुरान में भी कुछ ऐसे ही उटपटांग बातें लिखी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी ही उटपटांग बातें मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। कुछ उटपटांग बातें बोली गई हैं जो ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और कुछ ऐसी ही बातें जो हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ऐसी बातें लिखी गई हैं जहां पे जो बात सत्य असंभव सी प्रतीत होती है, जो कभी संभव हो नहीं सकता। अर्थात मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जब तक समाज में तर्कहीन बातें होंगी, तर्कशास्त्र जब तक नहीं होगा, तर्कहीन बातें होंगी, तब तक समाज में लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान हो सकता है। एक तरीके से छल और कपट का एक प्रपंच है। तो उसी प्रकार सुकरात जो है पीछे, वो कह रहे हैं ज्ञान का स्रोत होता क्या है, व्हाट शुड बी सोर्स ऑफ द नॉलेज। ज्ञान का स्रोत ये कभी नहीं हो सकता क्या कि कुरान आसमान से टपका है, नहीं, मैं इसको ज्ञान का स्रोत नहीं मान सकता। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो विश्वास से परे है, जो कभी संभव हो नहीं सकता। हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे बोल दिया कि हनुमान जी जो हैं उन्होंने सूर्य को मुंह में निगल लिया। तो सूर्य को मुंह में निगल लिया ऐसा संभव इसलिए नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सूर्य का तापमान लगभग 4000 डिग्री से भी ज्यादा है और वो पृथ्वी से लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ा है। और एक हनुमान जी उस सूर्य को मुंह में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है, और इसी पृथ्वी पे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यानी कि पृथ्वी इतना सख्त बड़ा है, तो उस पृथ्वी को जब कोई व्यक्ति मुंह में नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली सी बात है, पृथ्वी से 100 गुना बड़ा सूर्य जो है उसको तो लेना इससे भी ज्यादा असंभव काम है। तो हाँ, एक चीज हम मान सकते हैं, वह एक ऐसा तर्कहीन बातें हैं, तर्कशास्त्र वाली बातें वो नहीं है, और उसको हम कभी ज्ञान का स्रोत नहीं मान सकते। तो जो हम ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं, हम उसे एक शब्द बोलते हैं हिंदी में, क्या, मैथोलॉजी। क्या कह सकते हैं? मिथोलॉजी, मिथ्या शब्द कहते हैं। मिथ्या अर्थात एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, ठीक है, मैथोलॉजी उसे कहा जाता है। पर ज्ञान का स्रोत होता क्या है?
तो ज्ञान का स्रोत वही होता है जो अनुभव के आधार पर हो। किस आधार पे हो? अनुभव के आधार पर। इट शुड बी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंपेरिकल मेथड। तो अनुभव होता क्या है? तो इंपेरिकल मेथड इज द सोर्स ऑफ इंपेरिकल मेथड, सोर्स ऑफ द नॉलेज। इंपेरिकल मेथड होता क्या है? तो इंपेरिकल मेथड जो है वो हमारी आंखें, हमारी त्वचा, हमारी नाक, हमारी जिह्वा, ये सभी चीजें जो हैं, जो चीज हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हमारे ज्ञान का स्रोत होगा। ये याद रखना, वही हमारे ज्ञान का स्रोत होगा। तो ये सिद्धांत, क्योंकि उस समय एथेंस में व यूनान में लोग पढ़े लिखे कम होते थे, तो जब पढ़े लिखे कम होते थे तो लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था, और उनको ये बोला गया कि एक्चुअली मैं भगवान का बेटा हूं। तो मैं भगवान का जब बेटा हूं, तो लोगों ने क्या किया, उनकी बातों को हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया, और वो भगवान का बेटा उनको मानना शुरू कर दिया। तो भगवान का बेटा मानना शुरू कर दिया, तो वो वहां पे क्या किया, मान के चलिए मैं भगवान का बेटा हूं, तो तुम क्या करो भाई, मेरी मूर्ति बनाओ और मेरी मूर्ति की पूजा करो। तो अर्थात पूरा एथेंस जो था उस समय क्या था बेटा, पॉलिथिसिस था, बहुत देववाद का प्रथा था। वहां पे बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना वहां पे की जाने लगी। लेकिन अब ये प्रश्न उठा, अब सुकरात जो है वो बहुत खतरनाक किस्म के व्यक्ति थे। खतरनाक नहीं बोल सकते, एक तरीके से वो एक शिक्षक के रूप में काम करते थे, और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी, समस्या बहुत बड़ी समस्या थी उनके साथ। समस्या ये थी कि वो जो भी बातें बोलते थे ना, वो लिखते कुछ नहीं थे। सुकरात हैड ए टू डिस्पाइल, उनके दो शिष्य थे, ध्यान रखना, सुकरात हैड टू डिस्पेल। और सोक्रेट्स का काम ये होता था कि वो, मैं मान के चलिए मैं एक सुकरात हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे 10-15 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो यहाँ से वहाँ वहाँ, और उन्होंने कहा, सुकरात ने कहा कि इस धरती पे जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और हमें ना उन कारणों का पता लगाना चाहिए। हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि आखिर कोई घटना घट रही है वो क्यों घट रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और जब तक हमें उन कारणों का पता ना लगाए, तो कारण का पता कैसे लगाएंगे हम? तर्कपूर्ण बातें बोलकर, वैज्ञानिक बातें बोलकर। तो कैसे पता चलेगा? यदि कोई राजा ये कहता है, यदि कोई राजा कहता है कि मैं भगवान का बेटा हूं, तो राजा से आप बोलिए इसको सिद्ध करके दिखाए, राजा से बोलिए इसको सिद्ध करके दिखाए कि आप भगवान का बेटा कैसे हैं। राजा खतरे में पड़ जाएगा, उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो जीसस जो था, जीसस नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने भी क्या किया, राजा को कहा कि अगर वो भगवान का बेटा है तो मैं भगवान का दूत हूं। तो राजा को उसकी कुर्सी खतरे में दिखी, और अंततः क्या किया, जीसस को क्रूज पे लटका के उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सत्य जो है ना कुछ समय के लिए छुप सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। अंततः क्या हुआ कि सुकरात जो है, उस समय राजा ने बोला कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अब पृथ्वी जो है अस्थिर है। लोगों ने मान लिया, लेकिन सुकरात जो थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो राजा से बोलियो कि ये प्रूफ करके दिखाए कि सूर्य जो है वो अस्थिर है, सूर्य जो है परिक्रमा करता है पृथ्वी का। इट मींस सन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसका? अर्थ का। ये प्रूफ करके दिखाओ। पर राजा कह रहा है क्या? राजा क्या कह रहा है, ध्यान रखना, राजा कह रहा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और सुकरात जो है वो ये कह रहा है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, कि अगर ऐसा होता तो उसको बोलो कि नहीं, सूर्य जो है वो अस्थिर है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पृथ्वी, सुकरात की बातें और राजा की बातें दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। राजा जहां कह रहा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जबकि सुकरात कह रहा है कि नहीं, राजा जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी, सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो राजा क्या कह रहा है, फिर दोबारा सुनिएगा, राजा क्या कह रहा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, जबकि सुकरात जो है वो कह रहा है नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इसका मतलब है सुकरात जो है वो राजा से पंगे ले रहा है, यानी कि इट मींस इट इज ए अगेंस्ट द स्टेट, वो राजद्रोह का उस पर मुकदमा कायम हो सकता है। किसके ऊपर? सुकरात के ऊपर। और अंततः क्या हुआ, सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके बोला कि इसको प्रूफ करके दिखाइए आप कि क्या राज्य जो है, क्या सूर्य जो है वो पश्चिम, पूर्व से निकलती है, पश्चिम में डूबती है। क्योंकि अब मेरा मुंह जो है, मेरा डायरेक्शन मान के चलना पूर्व में है। तो उसने प्रूफ करने की कोशिश की, पर जनता में शिक्षा का अभाव तो बहुत ज़्यादा था, और जनता ने क्या बोला कि देखो सूर्य जो है वो पूर्व से निकल रहा है, और देखो ये पीछे
पश्चिम की ओर मुड़ गया, चला गया। और देखो हम और तुम हिले तो है नहीं, दिन भर खड़े रहे कि सन जो है उस तरफ से आया, इस तरफ से चला गया। ये सारी बातें जो है ना, जब जनता को, मूर्ख जनता को, जब समाज में शिक्षा का अभाव होता है तो उसको समझाना बहुत ही आसान है, उसको मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। और अंततः क्या हुआ, और अंततः क्या हुआ कि सुकरात को पॉइजन दे दिया गया, सुकरात को जहर दे दिया गया। इस संबंध में सुकरात कहते हैं कि चाहूं तो मैं यहां से भाग सकता हूं मैं, ठीक है, चाहूं तो मैं यहां से भाग सकता हूं, पर मैं भागूंगा नहीं, मैं सत्य का मुकाबला करूंगा। और सत्य जो है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। और फाइनली क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फाइनली क्या हुआ कि सुकरात को जहर दे दिया गया। और मजेदार वाली बात है, सुकरात के दो शिष्य थे, एक का नाम है जेनाफोन, जेनाफोन उन्हें कहा गया, जेनाफोन उन्हें कहा गया। और दूसरे शिष्य का नाम था एरिस्टोक्लोज, एरिस्टोक्लोज इन्हें कहा गया, इनको एरिस्टोक्लोज कहते हैं, ठीक है, एरिस्टोक्लोज इनका नाम था। एक्चुअली में एरिस्टोक्लोज जो इनके दोनों शिष्य हैं, एक जेनाफोन है और दूसरे हैं एरिस्टोक्लोज। एरिस्टोक्लोज जो है, तो किसी व्यक्ति के ऊपर दो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा असर होता है, ध्यान रखिएगा, मैं हूं चाहे आप हैं, किसी व्यक्ति पर दो व्यक्ति का असर बहुत ज़्यादा होता है, एक उसके शिक्षक का, दूसरे उसके माता पिता का, वही उसके भविष्य का निर्धारण करता है। तो प्लेटो जो ये एरिस्टोक्लोज जो है, वो एक्चुअली में 6.5 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे, और उनकी छाती जो है प्लेट जैसी चौड़ी थी, ठीक है ना, प्लेट जैसी चौड़ी थी। इसलिए उन्हें एक उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया, और उस टाइटल को कहते हैं हम लोग क्या, प्लेटो। क्या कहा जाता है उनको, एक ही वॉज गिवन ए टाइटल कॉल्ड एज प्लेटो, प्लेटो की एक उन्हें उपाधि दी गई। और बिकॉज ही वॉज बोर्न इन वेरी एलिट क्लास, ठीक है, एलिटिस्ट थे, ये बहुत एलिट थे, एलिट क्लास के थे। तो एलिटिस्ट जो थे ना, अभिजात तंत्र उसे बोल सकते हैं, एलिटिस्ट एरिस्टोक्रेसी बोल सकते हैं, अभिजात तंत्र वर्ग के लोग थे, बहुत अमीर थे ये। तो इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, जो गरीबी इन्होंने देखी नहीं, तो ये गरीबों वाली बात तो, कॉमन मैन जैसी बात तो बोलना इनके लिए संभव नहीं है। तो ये एलिट क्लास के लोग थे। इनका नाम क्या था, एरिस्टोक्लोज, और प्लेट जो है, इनकी छाती जो प्लेट जैसी चौड़ी थी, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन ए टाइटल कॉल्ड एज ए प्लेटो। और ये एलिटिस्ट थे। तो प्लेटो वाज कंसिडर्ड एज ए दुनिया का पहला पॉलिटिकल फिलोसफर उनको कहा जाता है, किनको, प्लेटो को ही वाज कंसिडर्ड एज ए वर्ल्ड फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर। इनकी जो बातें थी ना, वो बातें ना थोड़ी कैसी थी, यूटोपिया थी, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब हुआ क्या, कल्पनादर्शी, स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी का मतलब है कि ख्यालों में जीने वाला, कल्पनादर्शी, स्वप्नदर्शी, अर्थात बैठे ओवर थिंकिंग, देखते ना आप लोग, हम लोग जो है बैठे बैठे हम सोचना शुरू करते हैं। तो क्या बैठने, सिर्फ सोचने से यदि कोई कार्य हो जाएगा तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है, फिर हमें काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे सोचने से खेतों में धान लग जाएं, मेरे सोचने से खेतों में गेहूं लग जाएं, गेहूं की सिंचाई हो जाए, कट जाए, तो अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो फिर समाज में तो अव्यवस्था फैल जाएगी, हर व्यक्ति अपने तरीके के हिसाब से सोचेगा, ऐसा नहीं है। पर प्लेटो जो थे वो क्या थे, कैसे थे, यूटोपियन, ही वॉज यूटोपियन फिलोसफर। और ये जो सोचते थे, ऐसा लग रहा है कि ये स्वप्न में रह रहे हैं। तो इनका ये मानना था क्या, इनका ये मानना था कि काश समाज में जो असमानता है, छुआछूत है, गरीबी है, भुखमरी है, ये दास प्रथा है, ये सभी ना एक ही शर्त पे खत्म हो जाएगी, यदि समाज में सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे। ये तभी समाज में जो अनइक्वलिटी है ना, इनइक्वलिटी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएगी। इस संबंध में इन्होंने दो किताबें लिखी। जो इनकी दो किताबें थी, उस किताब का नाम था, एक किताब का नाम था ला रिपब्लिका, दैट इज कॉल्ड एज ए द रिपब्लिक, और दूसरी किताब का नाम है द लॉज, द लॉज। मैं इन किताबों को बाद में आपको समझाऊंगा जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे। एक है ला रिपब्लिका, तो दूसरी किताब का नाम है हाँ, ला रिपब्लिका, इसका रिपब्लिका इसका लैटिन नाम है, तो उसको ऐसा हम, ये ग्रीको रोमन वर्ड था। तो ला रिपब्लिका और द लॉज, दो किताबें इन्होंने लिखी। और ये अपने आप को मानते थे कि समाज में छुआछूत, भेदभाव, ये सब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, जब समाज के सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे
तो समाज में महिला पुरुष का किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, असमानता अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक शब्द निकल के आ रहा है बेटा, असमानता, इनइक्वलिटी की बात हो रही है। तो जो इनइक्वलिटी है ना, ये इनइक्वलिटी, ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी में इनकी बात को थोड़ा सा काउंटर करता हूं मैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है ट्रेडिशनल। इसे कहते हैं प्राकृतिक असमानता, इसे कहते हैं पारंपरिक असमानता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनइक्वलिटी। तो नेचुरल इनइक्वलिटी जो है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति जो है सभी व्यक्ति को एक समान नहीं बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 भाई हूं, हम तीनों भाइयों में असमानता है। कोई व्यक्ति काला हो सकता है, कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा गोरा हो सकता है, कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा लंबा हो सकता है, कोई व्यक्ति मेरे से पतला हो सकता है, किसी की हाइट कम हो सकती है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई क्या भी हो सकता है। ये क्या है? उसे प्राकृतिक असमानता इसे कही जाती है कि इस असमानता को हम बहुत हद तक खत्म नहीं कर सकते। एक ही पुरुष के और एक ही महिलाओं के सभी के समान शरीर में समान ताकत नहीं हो सकता। क्यों? ये प्राकृतिक असमानता है। कुछ महिलाओं की हाइट छोटी हो सकती है, कुछ महिलाएं बहुत लंबी हो सकती है, कुछ महिलाएं सांवली हो सकती हैं, कुछ गोरी हो सकती है, कुछ गेहुआ रंग की हो सकती हैं, कोई महिला सुंदर हो सकती है, कुछ महिला कुरूप हो सकती हैं। अर्थात ये मेरे कहने का उद्देश्य था कि प्रकृति जो है वो सभी महिला और पुरुष को एक समान नहीं बनाया है। प्रकृति ने क्या किया, एक कमरे में अगर मैं गाय और शेर को बंद कर दूं और मैं शेर से अनुरोध करूं कि शेर कृपया गाय को मत खाइए, ऐसा असंभव काम इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। याद रखना, इस प्रकार की असमानता को हम कहते हैं बेटा क्या? हम कहते हैं इसे प्राकृतिक असमानता। लेकिन पारंपरिक असमानता जो है ये मानव निर्मित है। जैसे यदि कोई महिला खाना बना रही है, यदि कोई महिलाओं को सिर्फ घर के काम ही दिए जाने चाहिए, ये क्या है? ये पारंपरिक है। तो पारंपरिक असमानता जो है ये मानव निर्मित है। संविधान में यह प्रकृति ने कभी नहीं बोला है कि महिलाओं को ही खाना बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोला गया। महिलाओं को ही खाना बनाने का अधिकार ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये प्राकृतिक अधिकार है कि महिलाएं शिशुओं को जन्म दे सकती हैं, पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को घर में झाड़ू पोछा मारना, महिलाओं को घर में खाना बनाने का अधिकार है। नहीं, ये सभी अधिकार जो हैं ये मानव निर्मित है। इस प्रकार की असमानता को हम कहते हैं पारंपरिक असमानता, इसे कहा जाता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको पारंपरिक असमानता, ऊंची जाति नीची जाति, स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव, ये सभी के सभी असमानता जो है वो किसके द्वारा दिए गए? ये पारंपरिक असमानता। इसका प्राकृतिक असमानता से कोई संबंध नहीं है। ये सभी सिद्धांत जो मैं बताया, दिस थ्योरी बेसिकली propounded बाय फेमस फ्रेंच फिलोसोफर, हिज नेम वाज रूसो। ये रूसो का सिद्धांत था थ्योरी ऑफ इनइक्वलिटी। ध्यान दीजिएगा, यहां से शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या आपको समझाते हुए चल रहा हूं। मैं यहां पे सिद्धांत कैसा है? थ्योरी ऑफ इनइक्वलिटी, ये रूसो का सिद्धांत है। जबकि प्लेटो यहां पे क्या कह रहा है? प्लेटो कह रहा है कि सभी व्यक्ति पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बी प्रैक्टिकली ऐसे सोचो कि अगर सभी व्यक्ति पढ़ लिख कर बराबर हो जाएगा, तो मैं मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ या आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अगर सभी व्यक्ति बराबर हो जाएंगे तो फिर मैं जिस गाड़ी से आता हूँ उस गाड़ी खराब हो जाएगी, उसको सही कौन करेगा? किसान खेती कैसे उत्पादन करेगा? किसान अगर पढ़ना, सभी व्यक्ति पढ़ लिख जाएंगे फिर खेती कौन करेगा? फिर रिक्शा कौन चलाएगा? फिर ट्रेन कौन चलाएगा? इट मीन्स सभी समानता लाना संभव नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द को जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको यथार्थवाद कहा जाता है। और जबकि ये कैसा जिंदगी जी रहा है? ये यूटोपियन में जी रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कैसा जी रहा है? ये यूटोपिया है, यानी कि स्वप्नदर्शी है। इसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति जो है बराबर हो जाएंगे, जबकि यथार्थ जो है सभी व्यक्ति बराबर होना इम्पॉसिबल है। ये भी ध्यान रखना। क्यों? कि प्रकृति जो है सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं बनाया है, और ये प्रकृति के नियम के बिल्कुल विरोध जा रहा है। कौन? प्लेटो जो है वो प्रकृति के नियम के विरोध में है, जबकि हकीकत यह है कि सभी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में, प्रकृति ने सभी व्यक्ति को क्या किया? समान नहीं बनाया। नेचुरल इनइक्वलिटी की बात हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जो है ये व्यक्ति जो है इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था। क्या? दार्शनिक राजा की, फिलोसफर्स किंग की बात कही कि अर्थात राजा जो है उसका कोई अपना परिवार ना हो, उसका कोई अपना
बाल बच्चा ना हो, उसकी पत्नी ना हो, और ये जब बाल बच्चा ना हो, परिवार ना हो, तो राजा क्या करेगा? वो जो भी कार्य करेगा वो ईमानदारी से, किसके लिए काम करेगा? वो ईमानदारी से प्रजा के हित में काम करेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कैसे हैं? वो प्लेटो के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उनके ऊपर आरोप लगाता है कि वो भ्रष्ट है, हाँ भ्रष्ट है, लेकिन वो व्यक्ति पैसा कमा के किसके पास रखेगा? मैं मान के चलना मेरे पिता मेरे लिए पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो पैसा कमाने के लालच का वो, मैं पैसा कमा रहा हूं अपने बच्चों के लिए, तो मैं अगर पैसा कमा रहा हूं अपने बच्चों के लिए, तो मैं तो चाहूंगा ना कि अधिक से अधिक सुख अपने संतान को मैं दूं। उससे क्या होगा? मेरे अंदर लालच बढ़ जाएगा। तो जबकि प्लेटो कह रहा है कि लालच को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजा को फिलोसफर होना चाहिए, उसके कोई परिवार नहीं होने चाहिए। तो राजा के यहाँ पे भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है प्लेटो के अनुसार। लेकिन इसीलिए ममता बनर्जी आप देखेंगे, मायावती, आदित्यनाथ योगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो, जिनका, जयललिता, इन लोगों ने क्या किया? बाद में आरोप लगे वो अलग चीज है। इन लोगों ने राज्य का पद ग्रहण किया, और राज्य का पद ग्रहण करने के बाद जो है, इनका कोई निजी पारिवारिक संबंध नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग कैसे थे? इन लोगों ने क्या किया? समाज की सेवा की, राज्य के राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पर इनका कोई निजी संपत्ति इनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पास कोई अपने परिवार, इनकी संतानें नहीं थी, और ना ही इनकी पत्नियां थी, या थी भी तो इन्होंने क्या किया? उनका त्याग कर दिया। तो ये प्लेटो भी यही कह रहा है कि राजा, किंग शुड बी फिलोसफर, राजा, दार्शनिक राजा की बात हो रही है कि राजा को कैसा होना चाहिए? उसके अपना कोई परिवार नहीं हो। ये सारी बातें जो बोल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, सुकरात ने कुछ और बोला था, सुकरात का इंपैक्ट इन पे पड़ता है, और उस इंपैक्ट में क्या किया इन्होंने? क्या किया? एक यूटोपियन स्टेट की बात कही। यूटोपियन स्टेट का मतलब है कि सभी व्यक्ति पढ़ लिख जाएं, और जैसे ही सभी व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा, ये तो मैं भी चाहता हूं सभी व्यक्ति पढ़ लिख जाए, पर सभी व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा, फिर समाज में असमानता, कह रहा है, खत्म हो जाएगा। असमानता ऐसे कभी खत्म नहीं हो सकता। एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा मैंने बताया मनुष्य का स्वभाव जो है, मनुष्य का स्वभाव जो है, एक बहुत बड़े इटालियन फिलोसफर थे, उनका नाम था निकोल मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य जो है, जो जो बड़ा होता है, उसके अंदर छल, कपट, लालच, मक्कारी, स्वार्थी, ये मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं। और व्यक्ति, जरूरी नहीं कि व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ही स्वार्थी होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है ना, वो स्वार्थ हो जाता है। और उन्होंने यहां तक भी एक एग्जांपल दिया कि एक मनुष्य जो है, वो इतना बड़ा स्वार्थी होता है, इतना बड़ा लालची होता है, कि वह अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, पर अपने पिता के द्वारा हानि किए गए पैतृक धन को वो भूलना उसके लिए संभव नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कौन? ये मैकियावेली कह रहे हैं। तो ये वो जो बातें बोल रहे हैं ना, उसको ना हम लोग कहते हैं क्या? एक यथार्थ कहते हैं। जबकि प्लेटो जो है, वो कैसी बात करते हैं? ये स्वप्नदर्शी है, कल्पना कल्पना में जीने वाला व्यक्ति है। तो कल्पना में क्या ये कह रहा है? कि सभी सोसाइटी में असमानता खत्म हो जाएगी। ऐसा, इट इज इम्पॉसिबल टास्क दैट द अनइक्वालिटी विल बी इरेज्ड फ्रॉम द सोसाइटी, राइट? इट कुड नॉट बी पॉसिबल। ये कभी खत्म होना संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये प्लेटो कह रहा है। कि प्लेटो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी से असमानता खत्म हो जाएगी, पर मेरा मानना है कि सोसाइटी से असमानता खत्म नहीं होगी। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि जब ये सिद्धांत यहां पे रखा गया, तो इनके सिद्धांत को पलटने वाले, अगर इनका डिस्पाइल, इन्हीं का शिष्य था, और उस शिष्य का नाम था क्या? इनके ही एक शिष्य है, ध्यान रखना, इनके एक शिष्य का नाम है क्या? अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है? उनका नाम क्या था? एरिस्टोटल उनको कहते हैं। ही कंसिडरेशन एरिस्टोटल। ये अरस्तु जो है, इन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत को बिल्कुल पलट के रख दिया। ध्यान दीजिएगा। और वो जो थे, वो बिलीव करते थे किसमें? अरस्तु जो है। अब आ जाते हैं अरस्तु, ये ध्यान रखना, अरस्तु या एरिस्टोटल उन्हें कहा जाता है। अरस्तु जो थे, ये बिलीव करते थे किसमें? एक शब्द है रियलिज्म, यथार्थवाद इसे कहा जाता है। यथार्थवाद इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, यथार्थवाद में अरस्तु जो है, ये प्लेटो के सिद्धांत को उलट के सीधा, मतलब ये अगर बोतल ऐसे है, इन्होंने ऐसे पलट के रख दिया। ठीक है? पहले एक्चुअली में प्लेटो का सिद्धांत ऐसा था। ठीक है? ऐसा था। अब अरस्तु ने क्या किया? इसको पलट के यूं कर दिया।
अब सही पोजीशन पे अरस्तु के ही सिद्धांत माने जाने चाहिए, ये याद रखिएगा। पहले प्लेटो ने इस प्रकार के सिद्धांत दिए थे, लेकिन अब अरस्तु ने क्या किया, उस सिद्धांत को पलट के यूं कर दिया। इस घटना को ना हम यथार्थवाद, अब बोतल कभी ऐसे टिक नहीं सकता, और टिकेगा तो किसी गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इस प्रकार की बोतल टिकने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसको ना हम यथार्थ कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आप हकीकत में याद रखना। तो अरस्तु बिलीव इन द रियलिज्म, और यहां से एक शब्द और निकलता है अस्केटिज्म, संशयवाद। अस्केटिज्म, अस्केटिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं संशयवाद। और एक शब्द निकल के आता है और हेडोइज्म। हेडोइज्म, इसे कहते हैं सुखवाद। सुखवाद इसे कहा जाता है, हेडोइज्म। ध्यान रखना, ये तीनों शब्द की उत्पत्ति अरस्तु के सिद्धांत से ही निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु कहते हैं कि एक्चुअली में सभी व्यक्ति पढ़ना संभव नहीं है, और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं, और बहुत हद तक ये यथार्थ भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। कौन कह रहा है? अरस्तु। ध्यान दीजिएगा, महिलाएं क्योंकि शारीरिक रूप से पुरुषों के समान उतनी ताकतवर नहीं हो सकती, और ये यथार्थ है, ये रियलिज्म है। और ध्यान रखना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप, यदि महिला है वह पुरुष है, तो आप अपने क्रमशः भाई बहन से तुलना कीजिएगा। वो, अगर कोई भाई है, खाना उसको ही मिलता होगा, बहन को ही मिलता होगा, पर दोनों की शारीरिक बनावट में अंतर है। महिला जो है वो पुरुषों के समान ताकतवर नहीं हो सकती, ये प्राकृतिक गुण है। आप सोचेंगे कि प्राकृतिक असमानता जो है पुरुषों के अंदर जो है, एक प्राकृतिक गुण है, किस चीज के, कि दुस्साहस, दुस्साहस जो है साहसी प्रवृत्ति होता है, जबकि महिलाओं में कोमलता, शर्माना, ये महिलाओं के प्राकृतिक गुण है। ये प्राकृतिक गुण है, ये ध्यान रखना, ये नेचुरल इनइक्वलिटी है। अब जो है कोई महिला पुरुषों जैसे व्यवहार करना शुरू कर दे, या कोई पुरुष महिलाओं जैसे व्यवहार करना शुरू कर दे, तो ये प्राकृतिक के गुण के या प्राकृतिक के सिद्धांत के बिल्कुल विरोध हो जाएगा। तो अरस्तु जो है, अब वो यहाँ पे यथार्थवाद में विश्वास करता है, और वो यहाँ पे एक शब्द बोलता है, क्या? फ्री मैन। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? फ्री मैन। अब इस, क्योंकि क्लासिक्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस शब्दों के जो शब्द का जो मीनिंग है ना, वो शब्द का मीनिंग और इस मीनिंग में दोनों में फर्क हो जाता है। एक है फ्री मैन, और दूसरा वर्ग है वो क्या है? स्लेव, दास प्रथा। यहां पे दास प्रथा और यहां पे फ्री मैन, तो फ्री मैन और दास प्रथा में यहां पे ध्यान रखना, ये दास प्रथा की बात हो रही है। अब एक्चुअली में अरस्तु जो है वो यथार्थवाद विश्वास करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री मैन एंड स्लेव मैन, और वुमेन शुड नॉट बी गिवन फुल ऑफ इंडिपेंडेंस, वुमेन मस्ट बी कम अंडर द सुपरविजन ऑफ द मैन। महिलाएं जो हैं वो उसको पुरुषों के अधीन होनी चाहिए, ये बात कह रहा है। अब यहाँ पे स्लेव का मतलब आप क्या समझे? ध्यान रखना, स्लेव का मतलब होता है नौकर, सर्वेंट, और यहाँ पे फ्री मैन का मतलब हो गया, क्योंकि क्लासिक्स के वर्ड थोड़े से बड़े डिफिकल्ट होते हैं। फ्री मैन डिनोट्स टू, फ्री मैन का तात्पर्य यहां पे हुआ पूंजीपति वर्ग, कैपिटल क्लास, ठीक है। इसको अब क्या बोलेंगे? कैपिटल क्लास, कैपिटल क्लास इसे कह सकते हैं। और इस स्लेव को आप बोल सकते हैं लेबर क्लास, मजदूर वर्ग, और इसको पूंजीपति वर्ग बोला जा सकता है। अब क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में बोला जा सकता है, अब हम यहां पे इसको तुलना करेंगे। तो अरस्तु कह रहा है कि स्लेव जो है, मजदूर जो है, उसको इसके अधीन होना चाहिए। किसके अधीन होना चाहिए? ये फ्री मैन के अधीन होना चाहिए, यानी पूंजीपति वर्ग के अधीन होना चाहिए। अब पूंजीपति वर्ग जो है वो स्लेव को क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट, मान के चलना मेरे पास 20 बीघे खेत हैं, या मेरे घर में किसी मेड की आवश्यकता है, तो मैं चाहूंगा ना क्या, कि कम पैसे में अधिक से अधिक काम कराने की। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या कि पैसा कम दो, काम अधिक से अधिक हो। मैं भी चाहूंगा कि मेरे खेत में जो लेबर आए, वो लेबर क्या करे? कम पैसे में अधिक से अधिक काम कर दे।
ताकि मुझे मेरे पैसे बच जाएं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग का वहां पे क्या हो रहा है, वो पूंजीपति वर्ग शोषण कर रहा है, यानी कि स्लेव क्लास एक्सप्लॉइटेड बाय द फ्री मैन, और फ्री मैन क्या कर रहा है, उस मजदूर वर्ग का शोषण कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक संघर्ष की उत्पत्ति हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से हो रही है, ये अरस्तु के थ्योरी से जनरेट हो रही है। तो अब अरस्तु को ये डर है कि कहीं ये वर्ग जो स्लेव क्लास है, कहीं फ्रीमैन के अगेंस्ट जो है वो कोई क्रांति ना कर दे। तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल की बात कहां से हो रही है, ये अरस्तु की बात से साफ साफ निकल रहा है कि फ्रीमैन जो है वो स्लेव को क्या करे, अपने फैक्ट्री में, अपने दुकान पे, अपने खेतों में काम करवाए। तो अब सिंपल सी बात है कि फ्रीमैन तो चाहेगा ना कि मैं कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम कराऊं, और स्लेव भी चाहेगा ना कि मेरे पास अधिक से अधिक पैसे हो ताकि मैं, फ्री मैन जो है वो मेरा शोषण कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की यहाँ उत्पत्ति हो रही है। बस इसी थ्योरी को आगे क्या करता है मार्क्स, ध्यान रखना, आगे क्या कहता है मार्क्स, यहां पे इसको पलट के रख देता है। ये सोशल रेवोल्यूशन की बात कहता है, ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात कहता है। क्योंकि वो कहता है, मार्क्स कह रहा है, यहां पे एक शब्द निकल के आएगा, यहां पे एक शब्द निकल के आएगा तानाशाही, किसका, वर्जियस। वर्जियस इसको कहते हैं, कैपिटल क्लास को वर्जियस कहते हैं, और प्रोलेटरिएट और डिक्टेटरशिप द प्रोलेटरिएट, मजदूर वर्ग की तानाशाही की बात कह रहा है। अब मार्क्स कह रहा है क्या, ए लेबर, ए मजदूर उठो, मजदूर, ए मजदूर उठो, और तुम इसे उखाड़ के फेंक दो, किसको, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ के फेंक दो। देखिए कहां से शुरू किया, कहां पे लाके खड़ा कर दिया मैंने, कि यहां पे फ्रीमैन और स्लेव बन की बात हो रही है, वर्ग संघर्ष की, क्लास स्ट्रगल की, लेकिन मार्क्स जो है यहाँ पे सोशल की बात हो रही है, समाज में सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जबकि मार्क्स ने क्या किया, इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाके इसमें नया ट्विस्ट ऐड कर दिया, और मार्क्स कह रहा है इन मजदूरों को, ए मजदूर, ए स्लेव मैन, क्यों उठो और इसको उखाड़ के फेंक दो, क्यों, ये तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और तुम इस पे रूल करना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड एज ए डिक्टेटरशिप ऑफ द लेबर क्लास, या डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट उसे कह सकते हैं। अदरवाइज ये इसका डिक्टेटरशिप है, किसका, कैपिटल क्लास का डिक्टेटरशिप है। दैट इज कॉल्ड एज ए डिक्टेटरशिप ऑफ द बोर्जियस उसे कहा जाता है। कहानी क्लियर हो रही होगी, पिक्चर बिल्कुल। अब जो है, तो अरस्तु जो है वो कैसे विश्वास कर रहा है, वो तो विश्वास कर रहा है यथार्थ में। तो यहाँ पे ये सोशल रेवोल्यूशन, अब अरस्तु को डर है, अरस्तु को डर लगता है कि कहीं ये इसके अगेंस्ट कोई रेवोल्यूशन की शुरुआत ना कर दे, क्रांति की शुरुआत ना कर दे। और वो क्रांति जो हो सकती है, तो वर्ग संघर्ष आज से नहीं, हजारों लाखों साल से चलता आ रहा है, और ये चलता रहेगा। जबकि मार्क्स कह रहा है, ए मजदूर उठो, और उठ करना तुम इसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, कैपिटल क्लास पहले भी कर रहा था, यहाँ पे फ्रीमैन हो गया और यहाँ कैपिटल क्लास हो गया, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और तुम इसको उखाड़ के फेंक दो, और तुम अपना पूरा सोसाइटी का जो रिसोर्सेस है वो एक्चुअली में तुम्हारा है, पर मजे ये ले रहा है। तो तुम क्या करो, उस रिसोर्सेस पे तुम अपना मोनोपोली, तुम अपना कब्जा कर लो। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है, दैट्स वाई अरस्तु कंसीडर ऐसे, ध्यान रखिएगा, दैट्स वाई, अब मैं यहाँ पे मार्क्स और अरस्तु की तुलना आपस में करता रहूंगा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब यहाँ पे अरस्तु और मार्क्स जो है एक दूसरे की खिंचाई कर रहा है। तो अरस्तु जो है जहां पे सामाजिक क्रांति की बात कहते हैं और बचने की बात कहते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो रेवोल्यूशन की बात कहता है। कैसे, यहाँ पे कैसे रेवोल्यूशन होने चाहिए, आर्थिक रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात होती है, उसको सोशल से, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब मुद्दे वाली बात पे हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि अरस्तु, क्योंकि वो यथार्थवाद में विश्वास करता था, तो अरस्तु ने कहा, दैट्स व्हाई अरस्तु कंसीडर एज ए फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इसीलिए उनको राजनीति शास्त्र का वास्तविक पितामह कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे बोला कि अरस्तु कहता है कि एक पुरुष है, पुरुष को फादर बोल सकते हैं और इसको मदर बोल सकते हैं, एफ एंड एम। इन दोनों का जब दो हुआ, एक स्त्री और एक पुरुष जब आपस में मिलते हैं, तो समाज में उसको विवाह कहा जाता है। तो विवाह का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, संतान की उत्पत्ति करना, ध्यान दीजिएगा, संतान की उत्पत्ति करना। तो एफ और एम, एफ रिप्रेजेंट फादर, एम रिप्रेजेंट मदर, इन दोनों की शादी हुई और इन्होंने क्या किया, 1 2 3 और 4 बच्चे पैदा किए, ठीक है। ये सभी 1 2 3 4 जो है वो एफ और एम के बच्चे हैं। तो अब एफ और एम की यह ड्यूटी है, ड्यूटी समझ रहे हैं, कर्तव्य की बात हो रही है, ड्यूटी, यहां बात किसकी हो रही है, कर्तव्यों की हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है।
एफ और एम का यह कर्तव्य है, इसका और इसका कर्तव्य है कि इन सब का लालन पालन करे। ठीक है, इसका क्या करे? लालन पालन, सेवा भाव करे। ये इसका जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखना। ये इसका ड्यूटी है, किसका? फादर का और मदर का। ये ड्यूटी है क्या? कि 1 2 3 4 का लालन पालन, भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, ये सभी उपलब्ध कराने की जवाबदेही है किसके पास? 1 2 3 4 की जो को उपलब्ध कराएगा कौन? एफ एंड एम, फादर और मदर जो है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसको स्कूल, आवास, भोजन, अच्छे वस्त्र, स्वच्छ पानी, इन सब को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एफ की है और एम की है। जैसे मेरी माँ, आपकी माँ, अगर वो, आपके पिता, मेरे पिता, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन हमारे माता पिता नहीं करते तो आज हम और आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। तो ये उन्होंने क्या किया? ये उनका कर्तव्य था, और कर्तव्य के साथ साथ क्या है? ये उनकी जवाबदेही थी, ये उनकी ड्यूटी थी। यानी कि वो इस ड्यूटी से बंधे हुए हैं, वो इस ड्यूटी से बंधे हुए हैं। तो इनका भी ये ड्यूटी है, 1 2 3 4 का भी ये ड्यूटी है क्या? कि इनके आदेश को फॉलो करना। किनके आदेश को फॉलो करना? इनके आदेश को मानना। मानने की, इनका आदेश मानने की जवाबदेही किसके पास है? ये इसकी है। और जब वो बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करने की भी इसकी ड्यूटी है। इट मीन्स क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, जब एफ और एम, ये जो दो आपस में, इन्होंने क्या किया? 4 बच्चे पैदा किए, और 4 बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी जो है इन माता पिता पे है। और ये माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो इनकी भी जवाबदेही है कि उनका ये लालन पालन करें। तो जब 2 व 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जब 2 व 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो यहां पर ड्यूटी का कॉन्सेप्ट ये आ गया। जब 2 व 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, इस अवस्था को एक शब्द कहा जाता है। अरस्तु ने इस अवस्था को एक शब्द कहा, क्या? फैमिली। क्या बोला? हिंदी में परिवार कहा। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत कंफर्ट हूँ इंग्लिश में, आई एम टू मच कंफर्ट इन इंग्लिश। मैं हिंदी में उतना कंफर्ट नहीं हूँ जितना इंग्लिश में। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में भी उतना कंफर्ट हूँ जितना कि हिंदी में, जितना हिंदी में कंफर्ट हूँ। आई एम कंफर्ट इन द बोथ डायलेक्ट्स, दोनों भाषाओं में, मैं दोनों बोलियों में, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बहुत कंफर्ट हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, परिवार एक कैसी संस्था है? एक प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है? नेचुरल, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। कौन कह रहा है? ये अरस्तु कह रहा है। और मजेदार वाली बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां देंगे कि इन चारों बच्चों को, इन दोनों की आवश्यकता है। पिता को अपनी, पति को पत्नी की आवश्यकता है, पत्नी को पति की आवश्यकता है, पिता को पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र को पिता की आवश्यकता है, पुत्री को पिता की आवश्यकता है, पुत्री को मां की आवश्यकता है, भाई को बहन की आवश्यकता है, शिक्षक को छात्र की आवश्यकता है, छात्र को शिक्षक की आवश्यकता है। अर्थात यहां पे क्या हो रहा है? इन सभी लोगों के मध्य एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। कैसा समझौता है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात हो रही है यहां पे दोनों के बीच में। क्योंकि आप देख लीजिए, आप अपने पिता से और आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे और आपके बीच में, यानी कि आपके पिता आपकी सेवा कर रहे हैं और आप भी उनकी सेवा करेंगे, तो ये एग्रीमेंट है ना भैया। किसके बीच में? एक पिता और पुत्र के बीच में, पति और पत्नी के बीच में। इट मीन्स जब 2 व 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? परिवार। अब परिवार कैसी संस्था है? एक प्राकृतिक संस्था है। अब प्राकृतिक संस्था में क्या हुआ कि मनुष्यों के बीच में क्या हुआ कि एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो अरस्तु कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है क्या कि मैं अपने पिता पर निर्भर नहीं हूं, मैं अकेले हूं, तो वो व्यक्ति ये दो ही हो सकता है, या तो वो सुपर ह्यूमन हो सकता है, महामानव हो सकता है, या एक पशु हो सकता है। हम और आप जो हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी स्त्री और पुरुष पर क्या है? हम डिपेंड हैं। और भाई बहन पे, भाई जो है वो बहन पर निर्भर है, बहन भाई पर निर्भर है, पति पत्नी पर निर्भर है, पत्नी पति पर निर्भर है, पिता पुत्र पर निर्भर है, पुत्र पिता पर निर्भर है। अर्थात इन लोगों के बीच में क्या है? मनुष्यों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक अलिखित समझौता है, ये याद रखिएगा। और ये भी कहता है अरस्तु कि यदि कोई मनुष्य ये कहता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वो व्यक्ति दो हो सकता है, या तो एक महामानव हो सकता है जो सुपर ह्यूमन हो, सारे काम खुद रजनीकांत की तरह कर लेता हो, या वह एक
पशु है। तो यहाँ पे महामानव होने की संभावना ज़्यादा है, पशु भी, और पशुओं की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि हम और आप सामान्य मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। और हम आपस में कैसे रहते हैं, एक सह संबंध, म्यूचुअल एग्रीमेंट में हम लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा क्या हुआ कि जब फैमिली प्लस फैमिली, फैमिली प्लस फैमिली जब आपस में मिलती है, ध्यान दीजिएगा, जब परिवार और परिवार, जब दो व दो से अधिक परिवार आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, सोसाइटी। क्या कहते हैं इसको, सोसाइटी कहा जाता है। और जब सोसाइटी प्लस सोसाइटी, सोसाइटी प्लस सोसाइटी जब आपस में मिलते हैं, इसको हम कहते हैं सिटी स्टेट्स से कहा गया, क्योंकि उस समय सिटी स्टेट्स की कॉन्सेप्ट दिए गए थे, नगर राज्य से कहा गया, दैट इज कॉल्ड एज ए नगर राज्य से कहा गया। अब यहां से एक चीज निकल के आ रही है, क्या देखेंगे कि ये दोनों जवाबदेह हैं किसके प्रति, 1 2 3 4 के प्रति, और 1 2 3 4 इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एफ एंड एम, यानी कि माता पिता के प्रति। तो अब एक एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के प्रति जवाबदेह है, परिवार के प्रति जवाबदेह होने के साथ साथ वो समाज के प्रति भी जवाबदेह है, और समाज के प्रति जवाबदेह होने के साथ साथ वो राज्य के प्रति भी क्या है, जवाबदेह है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार जो है एक प्राकृतिक संस्था है, ये तो अरस्तु कह रहा है और ये संभव भी है, जबकि समाज जो है ये भी एक प्राकृतिक संस्था है, और राज्य जो है तो क्या राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यहाँ विवाद उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली में जो है अरस्तु के अकॉर्डिंग, और वास्तव में राज्य जो है वो कैसी संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, नेचुरल स्टेट्स है। जबकि मार्क्स कहता है कि नहीं, राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य तो पूंजीपति वर्ग का संरक्षण करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, इसलिए राज्य को भंग कर देना चाहिए। राज्य ही एक ऐसा गलत चीज है जो पूंजीपति वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन, राज्य। ये कौन कह रहा है, ये अरस्तु, ये मार्क्स कह रहा है। तो मार्क्स जो है वो राज्य के बहुत बड़ा, राज्य को वो प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है, जबकि मार्क्स जो है, सॉरी अरस्तु जो है राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। और ये बहुत हद तक अरस्तु की बात भी सही है और मार्क्स की बात भी सही है। लेकिन मार्क्स अगर कह रहा है कि अगर राज्य जो है ये प्राकृतिक संस्था नहीं है और वो राज्य को भंग करने की बात कह रहा है, तो यहां से एक शब्द निकल के आ रहा है बेटा, अराजकता, अनार्किज्म की बात हो रही है, अराजकतावाद की बात कह रहा है वो। कौन, अरस्तु, ये सॉरी मार्क्स जो है वो किसकी बात कह रहा है, वो अराजकता, अनार्किज्म की बात कह रहा है, अराजकता की बात कह रहा है। जबकि मार्क्स जो है वो, ये अरस्तु जो है वो कह रहा है नहीं, स्टेट जो है, स्टेट का जो बेनिफिट, स्टेट का जो कंपोजिशन हुआ, उस कंपोजिशन का मेन कारण जो है वो क्या है, स्टेट फॉर्म्ड, इट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये एक प्राकृतिक संस्था है। और ये बहुत हद तक सही भी है कि अगर परिवार एक प्राकृतिक संस्था है तो दो व दो से अधिक परिवार मिल रहे हैं तो वो बन जाता है क्या, समाज बन गया। तो समाज भी तो एक प्राकृतिक संस्था है, और समाज जब दो व दो से अधिक समाज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक राज्य बन जाता है। तो राज्य भी तो एक प्राकृतिक संस्था, स्टेट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राइट। A state is also a natural institutions, while the Marx emphasis on this point that a state is not a natural institutions, a state is a instrument which exploit the labor class and it protect the bourgeois classes या कैपिटल क्लास, ये राज्य जो है। और ये बात भी हकीकत है, यहाँ पे मार्क्स की भी बात हकीकत है और यहाँ पे प्लेटो की बात भी, अब ये सॉरी अरस्तु की बात भी क्या है, वह दोनों में हकीकत जान पड़ते हैं। यहाँ से क्लास स्ट्रगल की शुरुआत, यानी कि स्टेट का थ्योरी जो है अब डिफाइन करता है। अब ये पता चलते हैं हम लोग कि अब इंडिया, ये स्टेट होता क्या है, व्हाट इज द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन हम अभी समझेंगे, स्टेट एंड नेशन। पहले ये तो समझ लिया क्या, स्टेट होता क्या है और नेशन क्या होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने मार्क्स और अरस्तु को आपस में लड़वाने की कोशिश नहीं किया, उनके थ्योरी को आपस में जब फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे संघर्ष की उत्पत्ति हो रही है, राइट। तो अब जो है, अब हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य होता क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य बनता कैसे है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, या मॉडर्न स्टेट की थ्योरी क्या है कि वेदर इंडिया इज अ स्टेट और नॉट, या इंडिया इज अ कंट्री, तो क्या है। अब हम इसको अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो अब ये देखिएगा कि राज्य का उद्देश्य, राज्य के जो होते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट।
अब ये देखेंगे कि भारत एक राज्य है या भारत एक राष्ट्र है। एक्चुअली में संविधान में कहीं पे भी राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, क्योंकि अगर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता, ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता था, राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते थे। तो हम सबसे पहले वी हैव टू सर्च अबाउट द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। राज्य का उद्देश्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं और नेशन के तत्व क्या होते हैं। जब तक हम इसको क्लेरिफिकेशन, जब तक हम इसको डीप स्टडी नहीं कर लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो राज्य का जो पहला तत्व होता है बेटा, वो होता है किसी भी राज्य का पहला, अपने घर को भी लेके चलिएगा। देखो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज है ना कि अरस्तु ने इसको बोला था इट इज अ मास्टर साइंस, और ये एक्चुअली में है भी। इससे बड़ा साइंस कोई है नहीं। आप ये ऐसे नहीं सोचेंगे कि मैं अपने मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। नो, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस। क्योंकि मनुष्य और यदि गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए उसको एक स्कूल चाहिए ना, समाज की आवश्यकता पड़ेगी ना। समाज की शुरुआत जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस से शुरू हो रहा है, परिवार की शुरुआत वहीं से हो रहा है। तो परिवार ये पॉलिटिकल साइंस कंसिडरेशन मास्टर साइंस से कहा जाता है। और इसको जब भी पढ़िए ना, क्या कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई करने की, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने की संभावना कम है। क्योंकि एनटीए या कमीशन या यूपीएससी जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करता है, वो डायरेक्ट नहीं उठाता, वो कॉन्सेप्ट को टच करते हुए निकालता है कि आपका इसमें ओपिनियन क्या है। ठीक है ना। तो मैं तो अभी इतनी देर से बकवास क्या कर रहा हूँ, ओपिनियन तो समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा, ऐसे ये घटना घटेगी तो ऐसा हो सकता है। तो अब जो है राज्य जो है, अब इसको अप्लाई करते चलेगा अपने घर से। राज्य का जब सबसे पहला तत्व होता है, इट हैज एन एरिया, इसका एक अपना क्षेत्रफल होता है। तो आपके भी घर का एक क्षेत्रफल होगा कि आपने क्या कहते, तो भारत का भी क्षेत्रफल मान लीजिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो भी हो गया। आपके भी घर का क्षेत्रफल होगा 100 गज, 50 गज, 100, 150, 200, 300, 500 गज होगा, घर होगा आपका। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन। दूसरा क्या है बेटा, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आपके भी घर में कुछ ना कुछ लोग होंगे। तो भारत की जनसंख्या है 1.4 बिलियन जनसंख्या। तीसरा है, अब आपके भी घर में कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मान के चलिए कि आपने मुझे अपने घर में इनवाइट किया और सीधा बोले कि चल आइए बेडरूम में बैठते हैं, आइए। नहीं, हर घर के कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम कायदे होते हैं। और उस अवस्था को हम लोग कहते हैं क्या, गवर्नमेंट, सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकार। और सरकार की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। लेजिस्लेचर हैविंग थ्री पार्ट्स, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हो गया एग्जीक्यूटिव। इसको आप बोल सकते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, इसको बोल सकते हैं। और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज ए जुडिशरी, न्यायपालिका इसको कहा जा सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही है, हैव यू टेकन योर पॉइंट। तो अब राज्य के तीन तत्व हैं। अब यार पहले मैंने बोला कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल इतना है, पॉपुलेशन इतना है, सरकार। राज्य के तीन तत्व हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के भी तीन पार्ट होते हैं, द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। एंड एग्जीक्यूटिव के हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। एक जुडिशरी है। अब ये प्रश्न उठा कि यार ये सभी चार, तीन तत्व तो 1947 से पहले भी हमारे पास थे। दिस ऑल एलिमेंट्स वर लाइज बिफोर 1947। तो आखिर एक चीज था, वो क्या था जो हमारे पास नहीं था, वो ये है चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब एक कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मेरा घर है मान लीजिए, ये इस घर में आज शाम को खाना क्या बनेगा, ये डिसीजन घर के लोग करेंगे या कोई बाहर का व्यक्ति करेगा। या आपके घर में कुछ ऐसी घटना घटती है, भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो घर के लोग ही तो उस लड़ाई झगड़ों को निपटा के चुपचाप देखते हैं। लड़ाई झगड़ा भाई बहन के बीच में होने के बाद भी आधे घंटे के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में हंसते हैं, बोलना क्यों। लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज है, लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा, वो ज्यादा गंभीर व भयानक परिणाम इसके हो सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए सॉवरेनिटी से कहा जाता है, ठीक ना, सॉवरेन। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटरनल, इंटरनल, और दूसरा है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाहरी संप्रभुता।
मतलब भारत की सरकार अपने देश के आंतरिक मामलों में क्या कानून बनाएगी, कहां पे सड़कें बनाएगी, कहां पे हवाई अड्डे का निर्माण करेगी, इसके लिए उसे किसी भी बाहरी देश से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसे किसी भी बाहरी देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह भारत सरकार किन किन देशों से संबंध स्थापित करती है, इसके लिए भी उसे किसी से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इसका सिद्धांत कहता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, आंतरिक और बाहरी। अब जो है, अब ये प्रश्न उठा कि नेशन का मतलब क्या हुआ। नेशन एक नोशन वर्ड से निकलता है, जहां पे ये कहा गया कि एक निश्चित जमीन के टुकड़े पर, इन ए डेफिनाइट लैंड, सर्टेन लैंड्स, जहां पे एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही भाषा बोलने वाले लोग जहां रहते हैं, उसको राष्ट्र कहा जाता है। आप देखते होंगे अफ्रीका और यूरोप जो है वो छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। तो इसका सिद्धांत ये हुआ कि वो छोटे छोटे भागों में बटे हुए वास्तव में वो दे आर नॉट ए स्टेट, दे आर एक्चुअली नेशन, जहां पे एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आपने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था, सिक्स में या पॉलिटिकल साइंस के 10th क्लास में, सिविक्स में पढ़ा होगा, अनेकता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। ठीक है, हम अलग अलग, हमारे आर्ट एंड कल्चर जरूर है, पर हम एक हैं। यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी से कही जाती है। तो अब हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। दैट टर्म इज नॉन एज ए प्लुरल नेशनलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्लुरल नेशनल, बहुल राष्ट्रवाद इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहुल राष्ट्र से कहते हैं। बट वी बिलीव इन वन नेशन थ्योरी। हम किस में विश्वास करते हैं? वन नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं। एक राष्ट्र के सिद्धांत में हम लोग विश्वास करते हैं। हम बहुराष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। वी बिलीव इन वन नेशन थ्योरी। और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं क्या? कि वी आर नॉट ए नेशन, वी आर प्लुरल नेशन। हम बहुल राष्ट्र हैं एंड वी बिलीव वन नेशन थ्योरी। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? अब हम ये देखते हैं कि अगर यार ये पूरा है, ये स्टेट का मैंने डेफिनेशन दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है इस स्टेट का कोई हेड तो होगा। तो इस स्टेट के हेड को कैन वी से, हम इस स्टेट के हेड जो है वो यहां पे इसको बोल सकते हैं क्या? हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का प्रमुख बोल सकते हैं। और दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं क्या? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड, आपके भी घर के कोई ना कोई मुखिया होंगे, और वो मुखिया या तो हो सकता है पति व पिता। और ध्यान देना, पति और पिता जरूरी नहीं कोई पुरुष ही हो। ठीक है, यह एक पद है, इट इज ए पोस्ट। ठीक है, इट इज ए पोस्ट। शिक्षक भी पिता के समान होता है, तो जरूरी थोड़ी कि सभी शिक्षक पुरुष ही होंगे, महिला भी तो हो सकती है। मेरे साथ की बहुत सारी प्रोफेसर जो है महिलाएं पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी में। पति व पिता, मेरे घर की मुखिया जो है मेरी माँ है, तो वो किस रूप में है? एक पिता के रूप में कार्य कर रही है। तो पिता व पति का उद्देश्य ये होता है बेटा कि संरक्षण प्रदान करने वाला। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति डिक्लेयर एज ए ये हेड ऑफ द स्टेट, और प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? राष्ट्र का पति। तो पति का उद्देश्य यहाँ पे कोई किसी पुरुष से नहीं, पति का उद्देश्य यहाँ पे किसी के पद से है। तो द्रौपदी मुर्मू वो तो महिला है, बट सी अपॉइंटेड एज ए, सी इलेक्टेड एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और दूसरा क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब पूरी दुनिया में, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए? किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती है कि वह सरकार जनता के प्रति कितना जवाबदेह है। ठीक है, वह सरकार जनता के प्रति कितना जवाबदेह है। यूक्रेन की सरकार जो है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकने में क्या हुआ, यहाँ से ज़्यादा संपन्न है और वहाँ का राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया, जिसका आपने देखा होगा परिणाम कि वहाँ के नागरिक जो हैं भागकर दूसरे देश में चले गए। पर राज्य हमें क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, अच्छी सड़कें देता है, मेट्रो देता है, पानी देता है, चिकित्सा देता है, अच्छे स्कूल देता है, कॉलेज देता है। ये राज्य का कर्तव्य है। तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो राज्य के आदेश को पालन करे। जैसे आप अपने घर के आदेश को पालन करते हैं, तो वह व्यक्ति जो होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वह राज्य के प्रति जवाबदेह हो,
व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति जवाबदेह हो, समाज के प्रति जवाबदेह हो, और वो किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति भी जवाबदेह हो। अंततः पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहां से हम इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकारें जो होती हैं उसमें एक शब्द आता है क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, इसे हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। मैं इसको परिभाषित करूंगा। और दूसरा जो है टर्म बेटा वो है रिपब्लिक। ठीक है, इसको गणतंत्र कहते हैं। तब तक मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं, ताकि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक मैं आप सभी बच्चों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।